Bismillahirrahmanirrahim. We are starting chapter 6 and that is about synchronization tools. Synchronization का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस को हम कैसे आपस में यानी उनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसी हो सकती है या कैसे क्यों ज़रूरी है, पहले ये जिक्र करेंगे। असल में जब दो प्रोसेसेस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के आउटपुट को या सेम वेरिएबल को वो शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि एक प्रोसेस एरोनस वैल्यू को उठा ले या एक प्रोसेस ने जिस तरह प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था तकरीबन चैप्टर 3 में, तो उससे ये इशू क्रिएट हो सकता है कि एक प्रोसेस ने एक वेरिएबल को अपडेट करना है और उसके बाद दूसरे प्रोसेस ने उसको कंज्यूम करना है यानी उठाना है। तो उस सिचुएशन में अगर पहला प्रोसेस स्लो है वो बाद में अपडेट करे और जो पहला दूसरा प्रोसेस है वो उसी वेरिएबल को जो पुरानी वैल्यू है उसको उठा ले, तो उससे एक एरोनस वैल्यू दूसरे प्रोसेस के पास आ सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस चैप्टर का आउटलाइन है, पहले हम बैकग्राउंड ज़रा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो सिचुएशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जिसमें हम हर एक प्रोसेस जिसमें हर एक प्रोसेस इन्हीं वेरिएबल्स को अपडेट कर रहा होता है, जो शेयर्ड वेरिएबल्स है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, और इसी में ही मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है और सोल्यूशन भी इसी की बेस पे जो आगे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जैसे पीटरसन सॉल्यूशन है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है या म्यूटेक्स हैं, सीमाफोर्स वगैरह हैं, ये तमाम इन्हीं सेक्शन के इसी क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम के बेस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि पहले हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इसी की बेस पे जो रेस कंडीशन क्रिएट होती है उसको डिस्कस करेंगे। अब रेस कंडीशन भी वही है जो जब एरोनस वैल्यू क्रिएट हो जाती है, एरोनस वैल्यू एक प्रोसेस अचीव करता है, तो उसी को हम कहते हैं रेस कंडीशन, यानी सेम वेरिएबल के लिए दोनों प्रोसेसेस एक रेस में होते हैं। फिर हार्डवेयर सॉल्यूशंस टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये डिस्कस की जाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद है म्यूटेक्स, लॉक्स, सीमाफोर्स हैं, मॉनिटर्स हैं और कुछ कंडीशन वेरिएबल्स हैं, और फिर उसके बाद आखिर में टूल्स हैं जिनको इवेलुएट करना है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के ज़रिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे जो कंकरेंट कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन उसी में यही प्रॉब्लम, ये जो क्रिटिकल सेक्शन वाला प्रॉब्लम है या जो रेस कंडीशन है, ये आकर हो सकता है। यानी एक ही दो प्रोसेसेस हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो एक वेरिएबल को साइमल्टेनियसली अगर अपडेट करें और वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है एक उसकी वैल्यू डिफरेंट रखें, दूसरी डिफरेंट रखें, तो उस सिचुएशन में जिसको हम रेस कंडीशन कहते हैं, और इस सिचुएशन को ओवरकम करना लाजमी है। फिर जिससे हमारे पास जो डेटा है यानी वो वेरिएबल है वो इनकंसिस्टेंट रहता है, तो इसी इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए वो कुछ तरीके हैं। पहले हमारे पास हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में कौन से यानी जो रेस कंडीशन उसमें अकर हो सकता था, जिसमें हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो उसी के कोड को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं कि बाउंडेड बफर में हमारे पास जो प्रोड्यूसर साइड पे कोड है उसमें हम लिखते हैं कि वाइल ट्रू, यानी एक वाइल स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो पूरा वाइल लूप के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब ये प्रोड्यूसर का कोड है स्टार्ट में, और प्रोड्यूसर के अंदर एक और वाइल है जिसमें एक वेरिएबल है जिसने काउंट
करना है, यानी काउंट वेरिएबल है कि बफर की जो वैल्यूज हैं या जो उसके इंडेक्सेस हैं वो उसी काउंट से हम मेजर कर रहे हैं। अगर ये काउंट बफर साइज के इक्वल है तो उस केस में क्या हो, यानी इसका मतलब है कि काउंट अगर बफर साइज के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बफर फुल है, तो इसमें कोई और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कंज्यूमर उसमें से कुछ कम ना कर ले, उस बफर में से, उस जो आपके पास यानी बफर में से कुछ कम ना कर लें, जिसकी बेस पे काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और हमारे पास ये जो वाइल स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। तब तक यहाँ पर अगर आपके पास जो पहला सेकंड वाइल स्टेटमेंट है ये अगर ट्रू है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ने कोई काम नहीं करना है, यानी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रहा है। फिर उसके बाद यानी वाइल से निकल के यहाँ पर ये सेमीकोलन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है यानी डू नथिंग से पहले, इसका मतलब है कि वाइल यहीं ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपने फर्दर स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड जो इस प्रोड्यूसर ने वेरिएबल अपडेट की है वही वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है वो बफर के जो n है, यानी मतलब पहले हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था ये जो n और आउट ये स्टार्ट में वो 0 0 से इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद ये आगे चलता है। अब n की जो भी वैल्यू है वहीं पर इनिशियलाइज हुई है, उसी इंडेक्स पे बफर की उसी इंडेक्स पे नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड आइटम या नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड वैल्यू जो है वो वही स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद एक n जो इंडेक्स है इसी को अपडेट किया जाएगा इस फार्मूले के तहत जिसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज हो रही है, ये जो मॉड्यूलर डिवीजन यूज हो रही है। तो हमारे पास लेट सपोज अगर n हमारे पास 9 है तो n प्लस 1 मॉड्यूलरली डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मॉड्यूलरली डिवाइडेड बाय बफर साइज। अब दोनों साइड पे n 9 है और 1 ऐड होके ये 10 हो जाएगा, और 10 मॉड्यूलरली डिवाइड बाय 10 से आपके पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। यानी आपने 10 पे आप पहुंच गए, ठीक है, दोनों 10 10 है, तो उससे आप नेक्स्ट इंडेक्स पे जब जाएंगे तो आपने n की जो अपडेटेड वैल्यू होगी, यानी इसका मतलब है कि आपने बफर को यहाँ पर फुल कर दिया और आखिरी वैल्यू आपने लिख दी, तो उसके बाद आपने 0 से स्टार्ट करना है नेक्स्ट जब आप वैल्यू लगाएंगे, और इसी के साथ साथ जो काउंट वेरिएबल है उसको अपडेट किया जाता है। अब कंज्यूमर ने इसी को कंज्यूम करना है, इसी वेरिएबल को, ये जो नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड है और बफर में पड़ा है, यानी ये बफर दोनों प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेस के दरमियान। ये उसको उठाएगा, जब ये उठाएगा तो यहाँ पर सेम वाइल स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद वाइल काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट जब 0 के इक्वल है इसका मतलब ये है कि काउंट अगर 0 के इक्वल है तो आपका बफर एम्प्टी है, तो यहाँ पर कंज्यूमर ने कोई वैल्यू है ही नहीं बफर में, तो कोई भी वैल्यू वो नहीं उठाएगा, वो वेट करेगा, यानी यहाँ पर ये एग्जिट कर जाएगा। तो उसके बाद कंज्यूमर की अगर ये वाइल स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो डायरेक्ट आप ये निकल जाता है और प्रोड्यूसर का जो है की बारी आ जाती है। अगर ये फॉल्स है तो आप नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं जहां पर नेक्स्ट कंज्यूम्ड वेरिएबल में बफर आउट, ये आउट इंडेक्स है उसी बफर का, यानी यहाँ पर इस पूरे बाउंडेड बफर में 2 इंडेक्सेस यूज हो रही हैं, एक आउट और एक इन। प्रोड्यूसर साइड पे n यूज हो रहा है और कंज्यूमर साइड पे आउट यूज हो रहा है। ये इसी वजह से है कि प्रोड्यूसर ने इनपुट देना है उसी बफर में और कंज्यूमर ने उसी से आउटपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बफर के आउट वाले इंडेक्स से नेक्स्ट कंज्यूम्ड वेरिएबल ये उठा लेगा और उसके बाद आउट को अपडेट किया जाएगा। लेट सपोज हमारे पास अगर आउट पहले से 1 है या जो भी वैल्यू लेट सपोज 1 है, तो यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू इसकी क्या होगी, आउट इज असाइंड टू आउट, यानी 1 प्लस 1 मॉड्यूलर डिवाइड बाय बफर साइज। बफर साइज लेट सपोज 10 है, तो
2 मॉड्यूलरली डिवाइड बाय 10 से क्या अचीव होगा, इससे हमें 2 मिलेगा। यानी मॉड्यूलर अरिथमेटिक मैंने चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक ये है कि बफर साइज पे डिपेंड करता है कि जब आप 9 पे पहुंचते हैं तो उसके बाद 0 पे आप आते हैं, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर 10 से साइज कम है, इस ये जो आउट प्लस 1 ये इसका साइज अगर 10 से कम है तो उस केस में वही वैल्यू आ जाएगी। यानी लेट्स सपोज अभी हमारे पास 2 आया था आउट प्लस 1 से, तो वही वैल्यू आउट की हो जाएगी। और आपने काउंट को, जो पॉइंटर है किस्म का, उस काउंट को आपने डिक्रीमेंट करना है। तो ये था प्रोड्यूसर कंज्यूमर का प्रॉब्लम। अब इसमें इश्यूज क्या हैं? लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ही सीपीयू पे, एक ही सीपीयू ने इसी दोनों प्रोसेसेस को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर इश्यूज क्या आकर हो सकती हैं कि हमारे पास जब हम उसकी असेंबली लैंग्वेज या जो मशीन लैंग्वेज है उसमें जाते हैं, तो यहाँ पर जो काउंट प्लस प्लस है उसके लिए जो असेंबली का कोड है वो क्या होगा कि उसके पास एक रजिस्टर है, लेट्स सपोज R1, जिस तरह यहाँ पर रजिस्टर 1 लिखा गया है। तो रजिस्टर 1 में हम काउंट की वैल्यू देते हैं और यही काउंट की वैल्यू जो है ये रजिस्टर 1 में आपके पास स्टोर है उसी प्रोसेसर के। फिर उसके बाद आप रजिस्टर 1 को अपडेट करते हैं, यानी जो काउंट प्लस प्लस करना है, ठीक है, यानी काउंट प्लस 1 है, तो रजिस्टर 1 के साथ आप एक ऐड करते हैं, तो आपके पास रजिस्टर 1 की वैल्यू अपडेट हो जाती है और उसी रजिस्टर की जो स्टोर्ड वैल्यू है वो आप काउंट वेरिएबल को देते हैं। इसी तरीके से जो काउंट माइनस माइनस है उसी को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो हमारे पास लेट्स सपोज उसी प्रोसेसर का रजिस्टर 2 है, उसमें आपने काउंट रख दिया और रजिस्टर की जो वैल्यू है उससे आपने एक माइनस किया और वापस उसी रजिस्टर में स्टोर कर दिया, और वही रजिस्टर 2 आपने काउंट वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये काउंट प्लस प्लस और काउंट माइनस माइनस की ये स्टेटमेंट्स होगी। अब देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स है इनमें इनकी जो टाइमिंग है या जो इनकी एग्जीक्यूशन की जो हायरार्की है वो कुछ इस अंदाज में है, जो कि यहाँ पर एक ऑर्डर शो किया गया है T0 और T1 से लेके T5 तक। लेट्स सपोज अगर प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करता है पहला स्टेटमेंट, रजिस्टर 1 में काउंट प्रोड्यूसर स्टोर करता है और हम ये एज्यूम करते हैं कि रजिस्टर 1 में यानी जो काउंट की वैल्यू है वो 5 है स्टार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर दूसरे टाइम पे यानी T1 पे, दूसरे टाइम साइकिल पे, मशीन साइकिल पे, प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट्स रजिस्टर 1 असाइंस टू रजिस्टर 1 प्लस 1। तो अब इस 5 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो इसकी अब रजिस्टर 1 में 6 पड़ी है। फिर उसके बाद T2 पे कंज्यूमर, यानी ये जो सीक्वेंस हमने दिया है ये उसी प्रोसेसर में ये जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन की हायरार्की है, ऑर्डर है उनका। और उसके बाद कंज्यूमर रजिस्टर 2 में काउंट को रखता है। अब काउंट की जो स्टार्टिंग वैल्यू उसके पास आई थी वही 5 है, जिस तरह T0 में हमारे पास प्रोड्यूसर के पास वैल्यू थी। अब इसने 5 रख दिया, कंज्यूमर फिर इसी को अपडेट करता है यानी इसको डिक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पर उसके पास यानी जो रजिस्टर 2 है उसमें वैल्यू आ जाएगी रजिस्टर 2 की जो पुरानी वैल्यू है यानी 5 माइनस 1। तो अब इसके पास 4 वैल्यू आ गई। अब T4 पे प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करता है काउंट असाइंस टू रजिस्टर 1, यानी रजिस्टर 1 में जो स्टोर्ड वैल्यू थी जो 6 थी पहले, वही उसी काउंट को असाइन हो जाएगा। T5 पे कंज्यूमर अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, यानी जो प्रोसेसर है वो इसी स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट करता है और रजिस्टर 2 की वैल्यू काउंट में प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर सेम वेरिएबल यानी काउंट की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं,
एक रजिस्टर ने 6 वैल्यू दे दी, दूसरे ने 4 वैल्यू दे दी, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेस कंडीशन कहते हैं। यानी काउंट हमारे पास एक जो काउंट है वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि उसमें 6 वैल्यू पड़ी है, दूसरा बता रहा है कि उसमें 4 वैल्यू पड़ी है। तो ये इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ये मतलब ये जो ऑर्डर है इन स्टेटमेंट्स का, ये बहुत लाजिम है कि ये इन्हें पहले प्रोड्यूसर के तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों, उसके बाद कंज्यूमर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। ठीक है, तो इस सिचुएशन को a situation like this where several processes access and manipulate the same data concurrently। अब ये जो concurrently काउंट के वेरिएबल को ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है उसी की बेस पे काउंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है। यहाँ पर हमारे पास जो आखिरी T5 में हमारे पास काउंट की वैल्यू है, जो आखिरी वैल्यू है ये 4 है, और असल वैल्यू क्या है? असल वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिफरेंट, यानी मतलब असल वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी? 6 थी। ठीक है, और जब कंज्यूमर ने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसने इसको 5 लाना है। ठीक है, यानी पहले इसके पास 6 है तो उसने इसको कन्वर्ट करके 5 बनाना है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास वो अब दो प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन अगर सेम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रही हैं, और इनके जो ये वेरिएबल है या वो डाटा है उसकी जो वैल्यू है वो उनके ऑर्डर पे, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उन प्रोसेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऑर्डर पे अगर डिपेंड करे तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेस कंडीशन। दूसरा रेस कंडीशन इस सिचुएशन में भी आकर हो सकती है अगर हमारे पास साइमल्टेनियसली दो प्रोसेसेस फोर्क स्टेटमेंट या फोर्क सिस्टम कॉल देते हैं अपना चाइल्ड क्रिएट करने के लिए, और कर्नल जो है वो एक जो स्टेट यानी मतलब उसके पास जो वेरिएबल है नेक्स्ट अवेलेबल PID वो असाइन करता है सेम टाइम पे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज P0 भी फोर्क स्टेटमेंट देता है, P1 भी फोर्क सिस्टम कॉल देता है, रिक्वेस्ट करता है, और दोनों में ये जो उसी टाइम पे हमारे पास जो कर्नल है वो इस वेरिएबल को जो नेक्स्ट अवेलेबल PID है उसकी वैल्यू लेट्स सपोज 2615 देता है। तो दोनों में दोनों चिल्ड्रन के लिए सेम PID आ जाएगी जो कि एरोनस है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन अगर अगर हो इसको भी रेस कंडीशन कह सकते हैं। अब आते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। यानी हमारे पास जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्रोसेस है, उसके दो सेक्शंस हैं, एक क्रिटिकल सेक्शन, दूसरा रिमाइंडर सेक्शन। यानी एक वो सेक्शन जिसमें ये किसी शेयर्ड वेरिएबल्स को अपडेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट या कोई भी ऑपरेशन उस पर कर रहा है किसी वेरिएबल पे। दूसरा सेक्शन उसका रिमाइंडर सेक्शन है, यानी एक सेक्शन जिसमें वो शेयर्ड वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, और दूसरा सेक्शन रिमाइंडर सेक्शन यानी अपने बाकी वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन हो तो उसको हम रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा फोकस उसी क्रिटिकल सेक्शन पे है। फिर क्रिटिकल सेक्शन को फर्दर अगर आप डिवाइड करें तो इसमें इसको हम फर्दर स्प्लिट करते हैं एंट्री सेक्शन में और एग्जिट सेक्शन में। यानी क्रिटिकल सेक्शन को एंटर होने के लिए एक सेक्शन कि कब एंटर होना है और उससे एग्जिट कैसे होना है। इसी डिमार्केशन की बेस पे हमारे पास जो ओवरऑल फर्दर सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे इन्हीं की बेस पे है कि क्रिटिकल सेक्शन को अगर हम डिवाइड करें मेन और उसका अपना क्रिटिकल सेक्शन से पहले इन्हें एक एंट्री सेक्शन बना दें कि कब इसने एंटर होना है, उसकी जब एंटर हो जाए कब इसने एग्जिट करना है। तो इसी बेस पे इसको हम मतलब फर्दर यानी इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है कि पहले क्रिटिकल सेक्शन से पहले एक एंट्री सेक्शन होगा किसी भी प्रोसेस के लिए, फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन का कोड होगा जो किसी शेयर्ड वेरिएबल्स को अपडेट या मैनिपुलेट करेगा,
और उसके बाद ये इसका एग्जिट सेक्शन होगा और आखिर में रिमाइंडर सेक्शन, जिसमें इसके जो बाकी वेरिएबल है जो कि शेयर्ड नहीं है उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब क्रिटिकल सेक्शन को अवॉइड करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं? पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन इसे कहता है कि म्यूचुअली दो प्रोसेसेस सेम टाइम पे अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो सकती, यानी किसी भी प्रोसेसर पे एक ही प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ये मतलब दो प्रोसेस है वो आपस में वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस ने शेयर्ड वेरिएबल के ऊपर अपडेशन करनी है। जब ये प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन से निकल जाए, रिमाइंडर सेक्शन में चला जाए, तब दूसरे प्रोसेस ने उसी यानी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। और यानी क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मतलब क्या है? इसने अपनी शेयर्ड वेरिएबल्स को अपडेट करना है या उसको अगर प्रोड्यूस करना है या कंज्यूम करना है तो तब वो जा सकता है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा है प्रोग्रेस। अब if no process is executing in its critical section and some processes wish to enter the critical section, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और कुछ प्रोसेसेस हैं जिसने रिक्वेस्ट भेजी है कर्नल को कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है, तो अब इस कंपटीशन में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे? देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमेनिंग सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग व्हिच विल एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट। अब वो प्रोसेसेस जो अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं, उनकी वही ये जो क्रिटिकल सेक्शन में compete कर सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए compete कर सकते हैं। यानी जो प्रोसेसेस क्रिटिकल अपने रिमाइंडर सेक्शन में है तो वो नहीं जा सकते, इस कंपटीशन में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सिर्फ वही प्रोसेसेस आगे जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो रिक्वेस्ट है उसकी कंपटीशन में कि किसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो उस कंपटीशन में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे? जो अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करा रहे होंगे, यानी उसने रिमाइंडर सेक्शन से वो निकल गए हों और वो वापस यानी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन ही के लिए अवेलेबल हो। तो ऐसे प्रोसेसेस यानी मतलब इनका जो प्रोग्रेस है वो ऐसे तरीके से होगा। यानी दो प्रोसेसेस हैं, अगर एक रिमाइंडर सेक्शन में है, दूसरा प्रोसेस उसने क्रिटिकल सेक्शन रिमाइंडर सेक्शन से निकल गया है, तो अब कौन सा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है? वो दूसरा यानी जो रिमाइंडर सेक्शन वाला नहीं है, जो दूसरा है जिसने जो रिमाइंडर सेक्शन से निकल चुका है, उसने अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट करवाया है और उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो रिमाइंडर सेक्शन एक बाउंड है, एक कंट्रोल्ड सेक्शन है जिसकी बेस पे हम यहाँ पर ये प्रोग्रेस में डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए compete कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जो क्रिटिकल सेक्शन जो रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो प्रोसेसेस इस कंपटीशन में नहीं आ सकते। तीसरा है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि जो वेट है, अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी क्रिटिकल सेक्शन की, तो जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो जो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं उनको जो अलाउड टाइम है वो बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस कंटिन्यूसली क्रिटिकल सेक्शन में हो या एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है वो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस में हो, एक क्रिटिकल सेक्शन में जा रहे हो और ये जो जिसने रिक्वेस्ट भेजी है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा ही ना सके। तो इसी को कहते हैं बाउंडेड वेटिंग। पहले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है जिसको पैटरसन सोल्यूशन कहते हैं। इस सोल्यूशन में हम डिफाइन करते हैं हम दो प्रोसेसेस को जो कि शेयर्ड वेरिएबल उनके दरमियान है और वो एक प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा कंज्यूम कर रहा है, कि कैसे ये अपने क्रिटिकल सेक्शन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यानी रेस्ट कंडीशन से ये में एंटर नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला प्रोड्यूसर का कोड है
कि हमारे पास हम पहले एक फ्लैग बनाते हैं, दोनों के लिए एक फ्लैग है जिसमें फ्लैग ऑफ जे उसको हम ट्रू कर देते हैं, ट्रू मीन्स 1, ठीक है। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल है जिसको हम टर्न कहते हैं, तो टर्न को हम आई असाइन करते हैं। आई से मतलब है कि जो ith प्रोसेस है, ठीक है, जो कंज्यूमर का कोड है, ठीक है। तो टर्न हमारे पास आई से इनिशियलाइज्ड है और फ्लैग ऑफ जे जो jth प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूसर है, वो उसके फ्लैग को हम ट्रू कर देते हैं, यानी 1 कर देते हैं। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं व्हाइल के अंदर, अगर फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू से क्या मतलब है, कंज्यूमर आई इज रेडी टू कंज्यूम एन आइटम। ये इसका डिफिनीशन है कि फ्लैग ऑफ आई का मतलब क्या है, कंज्यूमर आई कंज्यूम करने के लिए रेडी है। अगर फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू है तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर रेडी है अपने एक आइटम कंज्यूम करने के लिए। एंड ये एंड इसलिए लाजमी है कि ये दोनों कंडीशंस है, ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो। दूसरा है टर्न इज इक्वल टू आई, यहां पर कंज्यूमर इज रेडी टू कंज्यूम एन आइटम बट कंज्यूमर आई कैन कंज्यूम एन आइटम। ये दोनों, इन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनका यही मतलब है, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रू हों तब हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर जो है वो वेट करेगा, यानी प्रोड्यूसर इस वाइल से नहीं निकल सकता, यानी ये यहां पर वेट करेगा और कंज्यूमर का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, अब इस सिचुएशन में हमारे पास टर्न आई है, ठीक है, एक कंडीशन तो जो वाइल के अंदर एक कंडीशन है वो तो ट्रू है, लेकिन दूसरा कंडीशन फ्लैग ऑफ आई लेट सपोज 0 है, तो उस केस में हम इस वाइल से निकल जाएंगे और ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या करेगा, नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस कर लेगा, अपनी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकेगा। क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि ये आइटम, नया आइटम, नई वैल्यू जो उस नेक्स्ट प्रोड्यूस है वो क्रिएट कर सकता है, वो उसकी वैल्यू अपडेट कर सकता है। और एंड पे उसके आखिरी सेक्शन है कि फ्लैग ऑफ जे को हम फॉल्स करते हैं। स्टार्ट में हमने इनिशियलाइज किया था ट्रू से फ्लैग ऑफ जे को, और एंड पे हम इसको फॉल्स करते हैं। इस फॉल्स का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर जो कंज्यूमर का कोड है उसमें समझ आ जाएगी, क्योंकि ये अगर ट्रू है तो आप प्रोड्यूसर ही में रहेंगे, यानी यहाँ पर अगर ये फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल टू ट्रू तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर दूसरे कोड में दूसरे साइट वाले जो कोड है कंज्यूमर वाला, और वहां पर आप फ्लैग ऑफ जे आपके पास ट्रू है और टर्न इज इक्वल टू जे जो यहाँ पर आप असाइन करते हैं, तो यहाँ पर आप कंज्यूमर में नहीं रहेंगे, आप प्रोड्यूसर जो है वो अपनी क्रिटिकल सेक्शन में होगा। तो इसीलिए ये लाजमी है कि एंड ऑफ द प्रोड्यूसर प्रोसेस आप क्या करते हैं, फ्लैग ऑफ जे को फॉल्स करते हैं, यानी उसको 0 कर देते हैं। इसी तरीके से जब आप आते हैं कंज्यूमर प्रोसेस की तरफ तो फ्लैग ऑफ आई हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से, यानी फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, और टर्न असाइंस टू जे, यानी प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस एन आइटम, ये दूसरा वेरिएबल। यानी जो कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल्स हैं, एक फ्लैग ऑफ आई को हमने ट्रू कर दिया और उसके जो कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल टर्न असाइंस टू जे कर दिया, ठीक है। अब यहां पर वाइल में आते हैं और फ्लैग ऑफ जे असाइंस टू एफ, फ्लैग ऑफ जे असाइंस टू ट्रू एंड टर्न इज इक्वल टू जे, तो उस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर वेट करेगा प्रोड्यूसर का। अब यहां पर ये स्टेटमेंट अगर हम इस कंटिन्यूसली हम जाएं कि प्रोड्यूसर ने फ्लैग ऑफ जे को 0 कर दिया था, यानी फॉल्स कर दिया था, तो यहां पर अगर हम वाइल में आते हैं तो एक स्टेटमेंट टर्न इज इक्वल टू जे तो है, ये तो ट्रू है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल टू ट्रू, ये वाला फॉल्स है। तो इस केस में आप इस वाइल से निकल आते हैं और आप
का जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो अपना वही जो नेक्स्ट प्रोड्यूस वाला आइटम था जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था उसी को उठाएगा, उसी को कंज्यूम करेगा, उसी को यूज करेगा। अब इसके एंड पे फ्लैग ऑफ जे को फ्लैग ऑफ आई को यानी इसी जो कंज्यूमर प्रोसेस है उसके जो फ्लैग हुआ उसको आप फॉल्स कर देते हैं। इसका भी यहाँ पर प्रोड्यूसर में असर है, जहाँ पर वाइल इसकी वाइल में आप जाएं तो फ्लैग ऑफ आई साइंस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये फॉल्स न करते तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाता और इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली कंज्यूमर ही प्रोसेस में रहते, इन्हें आप प्रोड्यूसर में नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से दोनों प्रोसेसेस यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जब एक जा रहा है तो दूसरा वेट कर रहा है, जब एक वेट कर रहा है दूसरा उसी क्रिटिकल सेक्शन में है। तो इस तरीके से यह एक सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन का। अब यहां पर इसमें इश्यूज क्या है, यहां पर जो इश्यूज हैं कि चूंकि हमारे पास जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स है उसमें और भी बेहतर सॉल्यूशंस आ सकते हैं कि हम ऑपरेशन या जो सीक्वेंस है उनको रीऑर्डर कर सकते हैं, जिनकी और उसमें हम जो डिपेंडेंसीज हैं उनको निकाल सकते हैं। अब सिंगल थ्रेडेड के लिए ये ऐसी सिचुएशंस बेहतर है, लेकिन मल्टी थ्रेडेड में जो रीऑर्डरिंग है वो फर्दर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। यानी मल्टीपल थ्रेडेड उसमें आपको फर्दर यानी बहुत ज़्यादा डेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि अच्छा आया ये स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ कोई डेटा शेयर तो नहीं कर रहा, आपस में डिपेंडेंसीज तो नहीं है। तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स इशू आ सकता है अगर हम मल्टी थ्रेडेड सिचुएशन में हम ये जो रीऑर्डरिंग वाला है, यानी रीऑर्डरिंग मीन्स कि ये आप स्टेटमेंट्स को पहले से रीऑर्डर कर लें, ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीऑर्डर कर लें और उसी की बेस पे फर्दर आप चलाएं, एग्जीक्यूट करवाएं। तो उसमें ये इश्यूज आ सकते हैं मल्टी थ्रेडेड में। सिंगल थ्रेडेड में वो चल जाएगा, यानी वो उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो इसके सॉल्यूशंस हैं उसको कहता है म्यूटेक्स लॉग्स। म्यूटेक्स लॉग्स में हमारे पास एक लॉग, हर एक प्रोसेस के पास एक लॉग होता है और वो लॉग यानी एटॉमिक होता है। एटॉमिक मींस कि मतलब 0 1 यानी एक फिक्स वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अगर वो लॉग इसके पास है, इस प्रोसेस के पास, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं जा सकता। तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए पहले एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है तो वो पहले क्या करेगा, लॉग एक्वायर करेगा, एक्वायर लॉग, ठीक है। एक्वायर वाला स्टेटमेंट ये जो सिस्टम कॉल है ये जनरेट करेगा। फिर जब ये क्रिटिकल सेक्शन से निकलेगा तो उसके बाद ये रिलीज लॉग, यानी कि इसने लॉग को रिलीज कर दिया। अब दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, यानी उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, अपना एक्वायर भेज सकता है। यहाँ पर इसमें हर एक प्रोसेस, इसमें इश्यूज जो हैं वो ये है कि ये बिजी वेटिंग वाली सिचुएशन में आ सकता है। यानी एक प्रोसेस अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए ट्राई कर रहा है और जो पहला प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में लेट्स सपोज ज्यादा टाइम गुजार रहा है, तो जो दूसरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली ये जो एक्वायर वाला स्टेटमेंट है, सिस्टम कॉल है, ये जनरेट करेगा। ये मतलब तो उसको एक बिजी वेटिंग कहते हैं, यानी बहुत कंटिन्यूसली वो ये सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और ये सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूशन खुद एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसको इसी वजह से बिजी वेटिंग कहते हैं, यानी हर टाइम इसने एक सिस्टम कॉल देना है, एक्वायर वाला जो दूसरा प्रोसेस है उसने देना है कि आया लॉग अवेलेबल है कि नहीं है, लॉग अवेलेबल है कि नहीं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसीलिए ये जो लॉग है ये इसी वजह से इसको स्पिन लॉग भी कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली इसी लॉग के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती है और तमाम प्रोसेस इसी लॉग के लिए वो रिक्वेस्ट जो शेयर्ड प्रोसेस हैं वो इसी लॉग के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। तो इसीलिए यानी स्पिनिंग लॉग है।
यानी कंटिन्यूसली कभी एक के पास है, कभी दूसरे के पास है, कभी तीसरे के पास है, जो आपस में वो प्रोसेस शेयर्ड है। ये इसका कोड है। पहला जिस तरह हमने पीटरसन सॉल्यूशन में देखा या उससे पहले बाउंडेड बफर वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था, तो यहाँ पर भी व्हाइल ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले एक प्रोसेस क्या करेगा, एक्वायर लॉक करेगा, फिर उसके बाद ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा प्रोसेस, फिर रिलीज करेगा लॉक को, और आखिर में रिमाइंडर सेक्शन में जाएगा। अब जो एक्वायर लॉग है, ये इसकी फर्दर डेफिनेशन क्या है, एक्वायर में ये क्या करता है, व्हाइल नॉट अवेलेबल, यानी जो लॉग है अगर अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, बिजी वेट, यानी ये वो बिजी वेटिंग वाला स्टेटमेंट जो इसका ड्रॉबैक है कि ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, व्हाइल इसी में ये वेट करता रहेगा, कंटिन्यूसली वेट करता रहेगा। जब आप व्हाइल से निकलते हैं, यानी एक्वायर लॉक कंप्लीट हो जाता है तो उससे आप निकलते हैं, तो अवेलेबल को आप फॉल्स करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीज वाला जो ऑपरेशन है, रिलीज में आप क्या करते हैं, उस अवेलेबल को आप ट्रू कर देते हैं। यानी रिलीज लॉक से क्या मतलब होगा कि आप